डिप्रेशन हो रहा था। आई वॉज फेलिंग बार बार और अजीब। मैं थोड़ा दोस्त वगैरह ये वो बंक्स करना ये देन माई पेरेंट्स देन डिसाइडेड कि भाई ये यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकता। मैं थोड़ा अकेडमिकली काफ़ी पीछे रह गया था। रैगिंग एक आपका दिमाग खोलती है। अगेन इट इज़ अ चैलेंज लाइफ ही लाइक आई एम द क्लास क्लाउन सबको हंसाने के लिए कुछ भी कर दो। स्टूडेंट एमबीबीएस में एनाटमी में सप्ली लगी। इससे थर्ड सेमेस्टर व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर मुझे फिर से एनाटमी में सप्ली लगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू बायोवामिक चैनल। काफ़ी अर्सा हो गया हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी और कोई पॉडकास्ट, तो बहुत लंबा टाइम हो गया बिकॉज़ मैं ये जो वीडियो इस वक्त अपलोड कर रहा हूँ ऑब्वियसली वो हमारे एग्ज़ाम्स के बाद कर रहा हूँ। सो एग्ज़ाम्स का गैप आ गया था और उनकी तैयारियाँ चल रही थी। तो ये हमारा थोड़ा स्पेशल पॉडकास्ट भी कह लें आप, क्योंकि ये हमारा 10th पॉडकास्ट है। और थैंक यू सो मच अभी तो आप लोगों ने अभी तक जितनी भी सपोर्ट किया है, और इवन आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि मेरे पॉडकास्ट पे इतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। लेकिन आज मैं एक तो स्पेशल पॉडकास्ट के साथ साथ एक और स्पेशल पर्सनालिटी हैं जो बेसिकली जो मेरे पॉडकास्ट बनाने का मकसद था। वैसे तो काफ़ी सारे इंस्पिरेशनल आपने स्टोरी सुनी एंड आई होप कि काफ़ी सारी इंस्पिरेशंस मिली होंगी, लेकिन आज कुछ अलग सी आप इंस्पिरेशन लेंगे जो बेसिकली मैं कहूँगा हकीकतन एक हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर असल इंस्पिरेशन कहनी चाहिए कि हमें टीचर्स के साथ और जो उनकी सक्सेस स्टोरी आप लोग सुन रहे थे, तो इसी तरह काफ़ी एक गुमनाम सी एक स्टोरी है जो हम यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो वो आज मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। हमारे एनाटमी डिपार्टमेंट के एक लेक्चरर आप कह लें या हमारे एक्स प्रिंसिपल के बेटे आप कह लें, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवैस कुरैशी साहब। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला हमारे लिए। और आज इनसे हम इंट्रो लेंगे और बेसिक जिस तरह हमारे कोई कांस्टेंट जो क्वेश्चंस चलते हुए आ रहे हैं वो पूछते हुए हम फिर इनके एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनेंगे कि आज इनकी क्या इंस्पिरेशनल स्टोरी है। सो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मामिक, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं हाउ ओके सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओके सर, जैसे कि मेरी आदत है कुछ बेसिक सवाल पूछने की और मैं हर प्रोफेसर के साथ पूछता हूँ, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर्स आप थोड़े से यंग हैं, तो ऑब्वियसली मैं आपसे थोड़ा सा फ्रीली सवाल भी पूछ सकता हूँ। और ऑब्वियसली सर आपके तो रिलेशन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है सर, सबसे पहला सवाल कि सर आपका इनिशियल बैकग्राउंड कहाँ से था और मेट्रिकुलेशन और इंटर आपने कहाँ से किया? यार माय नेम इज़ डॉक्टर वैस सरवर और मेरा इनिशियल बैकग्राउंड कराची से ही है। बट आई बिलोंग फ्रॉम अ मिडीवल कैपिटल ऑफ our Sindh province, which is called Thatta. It is also one of the UNESCO World Heritage Sites. So I belong from there, and I वैसे मेरी पूरी जितनी पढ़ाई है स्कूलिंग इनिशियली दैट वाज फ्रॉम कराची, and then I did my matriculation from Karachi as well from Jennings Secondary School. It is around the Kent Station जहाँ पहले PACC होता था, पाकिस्तान अमेरिकन एम्बेसी। अक्सर आपने सुना होगा, ब्लास्ट भी अक्सर आए दिन होते रहते थे। So we had this my school and PACC shared the same wall. So yeah, I did my matriculation from there, and then my college. I did my college from first year मैंने DA डिग्री कॉलेज से पढ़ा था, DHH जो डिफेंस कैंपस है, DA डिग्री कॉलेज। एंड देन सेकेंड ईयर में मुझे फॉर सम रीजंस आई हैड टू रीडू द फर्स्ट ईयर, एंड देन फिर मैं मेरिटोरियस साइंस कॉलेज से पढ़ा था, विच इज़ जस्ट अनदर होल टॉपिक फॉर इटसेल्फ। यस, सो या सर आप थोड़ा सा अगर हल्का सा इस पर थोड़ी सी डिटेल से अगर बताना चाहें कि एज सच आपने क्यों किया ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कॉलेज के चेंज? या फर्स्ट ईयर वो डीए डिग्री कॉलेज काफ़ी वहाँ का डिफरेंट एटमॉस्फेयर था, और मैट्रिक तक आई वाज द काइंड ऑफ स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे, एंड तो कॉलेज में आई हैड अ वेरी डिफरेंट माहौल जिसको आप बोलें। तो मैं थोड़ा दोस्त वगैरह ये वो बंक्स करना ये वो इस तरीके से ना, तो दैट वाज द रीज़न देन माय पेरेंट्स देन डिसाइडेड कि भाई ये यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकता, एंड देन दे आस्क्ड मी टू चेंज माय कॉलेज। और मेरिटोरियस साइंस कॉलेज से मैंने किया। वहाँ की थोड़ा बिल्कुल कम्प्लीटली ऑपोजिट माहौल था, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस वगैरह थी, नेल्स वगैरह चेक करते थे और ये वो। तो बस उनको लगा कि मैं शायद वहाँ से कर सकता हूँ, तो बस इस वजह से
फिर मैंने वहाँ परस्यू किया। सर ये तो आपने कॉलेज कब किया, तकरीबन अंदाज़न कौन सा ईयर होगा? यार मैंने कॉलेज किया था, आई वाज डन फ्रॉम माय कॉलेज इन द ईयर ऑफ 2009। 2009 से। ठीक है सर। अच्छा सर, कॉलेज और स्कूल लाइफ में आपकी कोई ऐसी यादगार इवेंट रहा हो जो आपको याद रहा हो, या कोई स्पेशल चीज़ जो आप मेंशन करना चाहें यहाँ पे? Uh, यार इतना ज़्यादा कोई एग्जैक्टली मेमोरेबल इवेंट नहीं था, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट एज आई टोल्ड यू कि मैट्रिक तक वाज अ वेरी डिफरेंट माहौल। हम एक बस जैसे एक टिपिकल स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ाई पे ही फोकस और ये वो इस तरीके से टाइम गुजरा। एंड देन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगेन जैसे मैंने आपको बताया वो थोड़ा डिफरेंट माहौल था डी डिग्री कॉलेज का। बट आई थिंक कॉलेज में थोड़ा इंसान को फ्रीडम होता है, इंसान उस फ्रीडम के चक्करों में फिर काफ़ी सारी गलतियां भी करता है, तो इस तरीके से यादों से ज़्यादा गलतियां याद है मुझे विच ऑनेस्टली आई वुडंट एलॉबरेट अभी। बट ऐसा जितनी ज़्यादा नहीं, बट इट वाज अ मेमोरी ऑन इट्स ओन, आई वुड से इट वाज अ मेमोरी ऑन इट्स ओन। तो यस। एग्जैक्टली। ओके सर, तो कॉलेज के बाद आपका कहाँ पे ध्यान था, कि मतलब क्या करना चाहिए आप कॉलेज के बाद? यार फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक मैं थोड़ा एकेडमिकली काफ़ी पीछे रह गया था, और बट स्टिल फॉर सम रीज़न क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स थे, तो फॉर सम रीज़न दैट वाज स्टक इन माय माइंड दैट आई हैव टू बी अ डॉक्टर। I was lucky enough. My mother always helped me. She always believed in me, even though I was a very below average student. But she always believed in me that I could, pursue this path. So वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करती रही, और आई वॉज लकी इनफ दैट आई गॉट अ सेल्फ फाइनेंस सीट इन लम्स जामशोरो। तो वो उस और इंटरेस्टिंगली देयर वर लाइक मेरिट सीट्स एंड देन देयर वर सेल्फ फाइनेंस सीट्स एंड देन देयर केम द यूडीपी सीट्स, दैट वाज यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड आई वाज जस्ट लकी इनफ टू गेट secure a seat over there from the Thatta district. तो that was that. सही। तो मतलब कि डॉक्टर बनना आपके अपने एक शौक में था, पेरेंट्स को देख के? इस शौक में था पेरेंट्स को देख के, प्लस मैंने कह सकते हैं कि विजिट भी किया था लम्स, एंड देन दैट जस्ट एरिया स्टक इनटू मी। जामशोरो वहाँ का थोड़ा एक डिफरेंट हवा है बोलते हैं, तो दैट जस्ट स्टक इनटू मी, एंड आई थिंक यू कुड से कि वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी आई जस्ट वांटेड टू बी अ डॉक्टर, और ऑब्वियसली मैंने वही देखा था शुरू से। तो उस टाइम में इतनी ज़्यादा अवेयरनेसेस वगैरह भी कम थी हमारे टाइम में, तो इस वजह से बिल्कुल ये मेरा पाथ एक नेचुरली चूज हो गया, आई वुड से। तो मतलब सर, अगर अल्लाह ना करे, वैसे तो अब तो माशाल्लाह आप हो गए हैं डॉक्टर, अगर सर आपका डॉक्टरी में मतलब मेडिकल लाइफ में नहीं होता, तो आपकी कोई सेकंड चॉइस थी या कोई और जहन में बनाया हुआ था आपने? यार मैं रैपर बनता। नो आई एम जस्ट किडिंग। नहीं यार, ऑनेस्टली वही बात है, लैक ऑफ अवेयरनेस आई वुड से, बट इतनी ज़्यादा कोई ज़्यादा लाइफ प्लानिंग, आई वाज द काइंड ऑफ अ पर्सन हु यूज्ड टू नॉट प्लान अबाउट स्टफ। I used to handle life as it comes to me. Still I am still मेरा थोड़ा बहुत लाइफ की तरफ इस तरीके का एटीट्यूड है, और दैट वाज इट। इतनी कोई ऐसे कोई प्लानिंग्स नहीं थी, एंड आई डोंट नो मैं क्या होता। आई थिंक वही बात है, लाइफ जिस फ्लो में लेके जाती शायद मैं उसी फ्लो में चला जाता। लाइफ को फ्लो में लेके आना था, तो आई एम जस्ट हियर इन फ्रंट ऑफ यू। और सर फिर आपका यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे कैसा था, उसका एक्सपीरियंस अगर आपको याद हो? Wow, university the first day was great in a way कि it was really different for me. काफ़ी फ्रीडम वाली फीलिंग आती है उस वक्त, आप जब स्टूडेंट नए नए आप एनरोल होते हो यूनिवर्सिटी में। और मैं क्योंकि यूडीपी सीट पे था, तो मैं जनवरी में आया था, बाकी स्टूडेंट्स वर लाइक सेटल्ड इन पिछले साल के नवंबर दिसंबर तक वो सेटल हो गए थे। तो काफ़ी मेमोरीज है स्टार्ट की। हमें कमरा नहीं मिला था हॉस्टल का, तो वी यूज टू स्लीप इन अ सिंगल रूम, मतलब इस रूम से भी हाफ का कह लें आप वो रूम होता था, और एक रूम में हम लोग चार बंदे ज़मीन पे वो चादर वादर बिछा के और सोया करते थे। और इट वाज अ मेमोरी ऑन इट्स ओन। रूम्स होते ही नहीं थे। वो भी आई वाज लकी इनफ कि वो क्योंकि मेरा एक दूर परे का रिश्तेदार था, ही वाज आल्सो इंडक्टेड इन इन माय बैच, तो उसको बाय चांस किसी फ्रेंड के साथ कमरा मिला, एंड देन बिकॉज ऑफ हिम आई गॉट टू स्लीप इन दैट रूम एज वेल। और मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की, और जैसे जैसे फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप आगे बढ़ते हैं, तो फिर वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड ईयर में अपना दूसरा एक मेरा रूममेट था सुहेब शेख, उसके साथ मुझे रूम मिला। तो हम लोग दो लड़के थे रूम में, तो
हम लोग फिर वहाँ पर सेटल हो गए एंड देन फाइनली थर्ड फोर्थ ईयर के बाद हमें डिफरेंट हॉस्टल में अपना एक इंडिविजुअल रूम भी मिला. टॉकिंग अबाउट द रैगिंग एक्सपीरियंस, I don't have any that much of negative reviews about ragging. I think ragging एक आपका दिमाग खोलती है. अगेन इट इज अ चैलेंज, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस. और अगर फर्स्ट डे पे ऐसा चैलेंज मिले तो दैट्स गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर लाइफ, आई वुड से. ऑब्वियसली हर चीज़ की बाउंड्रीज होती हैं and I think no one should be crossing those boundaries. Your seniors, anyone shouldn't be crossing the boundaries. And I think we as individuals should have that courage to put our foot on some of the boundaries that shouldn't be crossed. तो इसको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक रैगिंग इज रियली इम्पोर्टेंट. और मेरी रैगिंग हुई थी एंड इट वाज सच एन डिफरेंट एक्सपीरियंस. उसी रूम में जिसमें हम सोते थे, दो तीन सीनियर्स आ गए और हम चार पांच लड़के थे. हमसे पता नहीं क्या क्या हरकतें करवा रहे थे वो, जिसमें से थोड़ी कुछ ज़्यादा बॉयज़ वाली टिपिकल हरकतें. बट अगेन कुछ जहाँ पर बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी थी, वी ऑल्सो स्टूड आवर ग्राउंड ओवर देयर एज वेल. और मैंने भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जब हम लोग, तो हमने भी अपने स्टूडेंट्स की नेक्स्ट वालों की रैगिंग की थी. और रैगिंग से अगर क्योंकि मेरा शुरू से मोटो रहा है, आई ट्राई टू लुक एट थिंग्स इन अ पॉजिटिव मैनर. तो मुझे क्योंकि वो फायदा मिला था, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल गया था स्टार्ट से कि अबे यार इतनी बम्बार्टमेंट हो गई है चीज़ों की, तो आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, राइट. तो आई थिंक, और जिन सीनियर्स ने हमारी रैगिंग की थी, आई थिंक हमारा उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रह गया था. जब भी इवन थर्ड फोर्थ ईयर में हमारे वो, जब हम थर्ड फोर्थ ईयर में पहुंचे थे, तब भी जब मुलाकात होती थी तो एक मोहब्बत से मुलाकात होती थी. तो यस, आई थिंक ज़रूरी है अगेन, लेकिन फिर भी अपनी लिमिट्स में रहते हुए. तो यस. बिल्कुल सही। अच्छा सर, ऐसा होता है कि कभी कभार यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में, जैसे आप तो हॉस्टलाइट हैं, तो फ्रेंड ग्रुप बन जाते हैं, और जैसे मेरे फादर के हैं, ये काफ़ी लंबे अरसे तक चलते हैं, इवन ताहयात रहते हैं. तो इस तरह के आपके फ्रेंड ग्रुप्स अभी भी हैं, या बस यूनिवर्सिटी तक थे फ्रेंड ग्रुप और फिर मेरे कुछ अच्छे दोस्त अभी भी हम लोग कांटेक्ट में हैं. यूनिवर्सिटी की बैच तो आपको आपकी 350 स्टूडेंट्स की होती है, तो सलाम दुआ सबके साथ बहुत अच्छी होती थी. और अभी, और उसमें से ऑब्वियसली यू कैन नॉट होल्ड ऑन टू एवरीवन. उसमें से कुछ दो तीन आपके अच्छे दोस्त बनते हैं. इसी तरीके से मेरे अच्छे दोस्त थे जो आज भी, जिनके साथ हमारा ताल्लुक है और सलाम दुआ होती है. कोई भी चीज़ आई थिंक परमानेंट नहीं होती. एवरीवन एंड एवरीथिंग कम्स इन योर लाइफ. जो आपकी वेवलेंथ होती है, जो टाइम में आने होते हैं, लोग आते हैं और जाते हैं. Many people came in my life, some went and some stayed, so that's part of the life. And I cherish those moments. जो मेरे साथ हैं उनको भी मैं चेरिश करता हूँ, और जो मेरे साथ नहीं भी है, those people are really important for me as well, क्योंकि again those are all those used to be part of my life. So I think सबकी एक importance है. है. वैसे सर, थ्रू आउट आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी रही? लाइक काफ़ी सारे, जैसे आपने कहा, चैलेंजेस होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें. तो कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, कोई ऐसी चीज़ जिसने आपकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा हो? वो कहते हैं ना, 180 डिग्री लाइफ चेंज हो जाना, या इस तरह की कोई चीज़ आपकी यूनिवर्सिटी में? Honestly मेरा यूनिवर्सिटी लाइफ का एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का ही था. It brought many changings in me. पहली बात कि हम क्योंकि यहाँ से कराची से आए हुए थे, और वी यूज्ड टू बी, घर वाले हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह वी वर ब्लेस्ड. और तो एक इंडिविजुअली रहना, तो इट वाज अ चैलेंज ऑन इट्स ओन, बट दैट चैलेंज वाज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. दैट मेड मी हु आई एम टुडे. और memories again, university life itself was a memory on its own. और things that stuck in my life were कुछ मैं फर्स्ट ईयर तक आई यूज टू नॉट स्टडी दैट मच. कुछ हमारे कुछ इस तरीके के, लेकिन एक टीचर मुझे मिला, डॉक्टर प्रदीप, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया. एंड ही एक्टेड इन सच अ वे, उनका बिहेवियर मेरे से इस तरीके का था कि दैट ब्रॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस इन मी एकेडमिक हिसाब से. सो he acted such a way कि even though I wasn't that much of a student, and I was the kind of the student that would bring a lot of nuisance in the class, right? I used to disturb the class a lot. So, but he didn't see me as someone negative. I don't know what he saw in me, and I think as a teachers हमारा यही role होना चाहिए, to see something special in someone. And he saw that in me, और उसने जिस तरीके से सर ने मुझसे बात की थी,
पूरी क्लास के सामने उसने मेरी तारीफ कर दी। एक कोई सवाल पूछा था, आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मैंने सही जवाब दिया या नहीं, बट ही हैड सच पॉजिटिव रिमार्क्स अबाउट मी इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास। आई यूज्ड टू फील लाइक आई एम द क्लास क्लाउन, सबको हंसाने के लिए कुछ भी कर दो, स्टूडेंट तो मैं अच्छा था ही नहीं। तो एक नेचुरल एक अटेंशन लेने के लिए आप कभी कभी डिफरेंट पाथ पे चले जाते हो। तो आई यूज टू बी लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, बट उनकी एक ही हम्बलनेस ने और तो उन्होंने काफ़ी मुझ में चेंज लाए और दैट ब्रॉट अ चेंज इन मी इन अ वे कि मैं पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक नहीं पढ़ता था, एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग। उन्होंने मुझे फील कराया। सो एक ये चीज़। सेकेंडली, a memory that stuck with me was I went to a trip with my college friends. मेरी यूनिवर्सिटी के जो बैच थे वो भी ट्रिप पे जा रहे थे, बाय चांस उनकी भी नॉर्थ की ट्रिप थी। बट फॉर सम रीज़न अगेन शुरू से रेबल किस्म का माइंड रहा है, और मेरे बाय चांस कुछ दोस्त उन्हीं टाइमों में कश्मीर जा रहे थे। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेमोरीज दैट स्टक इन मी बिसाइड्स यूनिवर्सिटी। उस टाइम में मैं फोर्थ ईयर में कश्मीर का मैंने ट्रिप किया था, विच वॉज वेरी मेमोरेबल। और यूनिवर्सिटी लाइफ इटसेल्फ इज़ रियली मेमोरेबल टू मी। वो जगह जाम शोरों की हवाएं बहुत मशहूर है, उनकी शामें की बड़ी मशहूर शामें उनकी। फिर हैदराबाद, इट्स अ वेरी स्मॉल बट अ वेरी नाइस सिटी। कराची का मुझे मिनी वर्जन लगता है वो। तो लॉट्स ऑफ मेमोरीज, लॉट्स ऑफ मेमोरीज। अच्छा सर, बेसिकली ऐसा होता है कि जब हमारी यूनिवर्सिटी के आखिरी साल आते हैं, जैसे फाइनल ईयर स्पेशली, और फिर हमें कैरियर की टेंशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। सो आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपका तकरीबन 2014 या 2015 का ईयर होगा जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी के आखिरी साल चल रहे होंगे, या प्रोबेबली आप ग्रेजुएट कर रहे होंगे। तो उस वक्त सर आपके जहन में क्या था, मतलब कि FCPS की तरफ ध्यान था या बाहर मुल्क जाने का कोई जज्बा था, या कुछ इस तरह का सोचा था? यार टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, सैडली हम लोग, आई वाज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट। फाइनल ईयर तक भी मैंने बहुत स्ट्रगल करके बिल्कुल पासिंग मार्क्स लेते हुए पास किया है, एंड वी यूज्ड टू वेट फॉर जब आप एग्जाम से थ्योरी दे के आते हो तो उसी रात स्टूडेंट्स, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो आंसर शीट बनाते हैं। तो हमारे कोई 30 BCQs आते थे, एंड वी यूज्ड टू हैव लाइक 5 शॉर्ट आंसर्स एज वेल। तो बस हमें शाम रात का इंतजार होता था कि यार वो कैलकुलेट करें और 30 में से कोई 13-15 BCQ सही हो जाए। और और बस पे वी यूज्ड टू फील ग्रेट अगर 13-15 से हो जाते थे सही, कि यार शेट अब तो पासिंग मार्क्स आ ही जाएंगे। तो मेरा पर्सनली सबसे ज्यादा ना उसी पे गौर फिक्र होता था फाइनल ईयर तक। तो मैं सैडली वही, शायद अवेयरनेस कम थी या किस वजूहत की वजह से, और मेरी अपनी लैकिंग्स होंगी, तो उस वजह से मैंने इतना ज़्यादा प्लान आउट नहीं किया। एंड अगेन द काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी आई हैव, आई डोंट प्लान टू मच। अगेन आई सी लाइफ एज इट कम्स टू मी। तो मैंने ऐसे ऑनेस्टली कोई प्लान नहीं किया था। और फाइनल ईयर तक बस मुझे यही था कि यार मैं पास हो जाऊं और मुझे डिग्री मिले। और फिर उसके बाद हाउस जॉब की जर्नी स्टार्ट हुई, विच वॉज ऑल्सो रियली अमेजिंग। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप भी जब फाइनल ईयर करोगे शायद आप भी स्ट्रेस आउट होगे कि यार अब जो डिग्री तो आ गई है, अब मुझे कौन सा पाथ लेना चाहिए। तो ऑनेस्टली आपको डिग्री के बाद तक, मुझे एटलीस्ट पर्सनली मुझे कोई अंदाजा ही नहीं होता था, फील ही नहीं होता था कि मैं डॉक्टर बनाऊं। कोई हमारी बहुत ज्यादा हाई फाई पढ़ाई भी नहीं होती थी, तो मुझे कोई बहुत ज्यादा फीलिंग नहीं आती थी। एंड आई यूज्ड टू बी रियली वरिड कि यार मैं कौन सा पाथ चूज करूं, और मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, और हाउ वुड आई कॉल माई सेल्फ अ डॉक्टर, आई कैन नॉट रीड एनीवन। तो ये फेज आता है इंसान की जिंदगी में। बट जब मैंने हाउस जॉब किया, मैंने जिना हॉस्पिटल से ही हाउस जॉब किया, एंड आई वाज लकी इनफ टू बी रिक्रूटेड एज अ हाउस ऑफिसर ओवर देयर। तो उसने मुझे काफी मुझे बिल्डअप किया। बहुत टफ हाउस जॉब होती है, आपने भी सुना होगा, गधे घोड़ों की तरह काम करना पड़ता है। और मैं इनफैक्ट उस टाइम पे भी था, हाउस जॉब कर रहा था जब हीट स्ट्रोक आया होगा, आपको याद है, कोई 4 साल पहले हीट स्ट्रोक आया था, पीक वाला, जब वी हैड नो आइडिया एज हॉस्पिटल्स हाउ टू कॉम्बैट दैट। और यकीन करें, वार्ड 7 डॉक्टर मसरूर साहब का वार्ड होता था। डॉक्टर मसरूर साहब इज ऑल्सो आवर प्रिंसिपल ओवर हियर इन जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी। और उस वार्ड में सिर्फ और सिर्फ हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स थे। उस वार्ड में सिर्फ बर्फों के, फिर एंड में NGOs ने काफी रोल प्ले किया। बर्फों के क्यूब्स, ह्यूज क्यूब्स पड़े होते थे, हमारे एंकल्स तक पूरे वार्ड में पानी होता था। जब एक पीक आया था, उस हफ्ते में या इवन 1-2 दिन में मैंने इतने कैथेटर्स किए थे, मेल कैथेटर्स मैंने इतने किए थे जितनी मैंने शायद पूरी जिंदगी में अपनी पूरी हाउस जॉब में नहीं किए थे। तो
हाउस जॉब काइंड ऑफ प्रिपेयर्स यू, आपको अपने आप के अंदर से पता चलता है कि यार आप किस तरफ डेविएट हो रहे हैं. इधर इट कुड बी जैसे मेजरली हमारे मेडिसिन एंड सर्जरी एंड देन ऑब्वियसली वी हैव सब डिविजन्स. तो आई थिंक हाउस जॉब प्लेज अ बिग रोल इन टीचिंग यू के यार आपका अपना टीचिंग यू अबाउट योर सेल्फ कि यार आपका इंटरेस्ट अपना किस तरफ से आ रहा है. सो आई वुड जस्ट एडवाइस कि अगर उस स्टेज पे एमबीबीएस जब खत्म होता है उस स्टेज पे या आपकी कोई भी डिग्री है, उस पे जब इंसान को टेंशन होती है तो आई थिंक आपको थोड़ा क्लिनिकल एक्सपोजर या आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो लेने की ज़रूरत होती है. और दैट टीचेस यू के यार आपका कौन सा इंटरेस्ट है. तो उस टाइम पे मुझे फिर इंटरेस्ट मेरा सर्जरी की तरफ डेवलप हुआ. And I would also like want to add that my mother is a general surgeon. He is alhamdulillah a very good general surgeon. I would proudly say that since I've also seen her perform surgeries and she has such magic in her hands. Uh, I've seen her do stitches or the way she used to do stitches and her knowledge. उन्होंने मुझे काफ़ी फैसिनेट किया उनकी नॉलेज सर्जरी की और उनकी एक्सपर्टीज. तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया ऑफ कमिंग टूवर्ड्स द सर्जिकल साइड. और फॉर ए नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आप मुझसे एफसीपीएस का पूछने वाले हैं तो वो भी मैं इसी इंटरेस्ट की वजह से आई परसूड एफसीपीएस इन सर्जरी. और फिर हाउस जॉब में ही अगेन पुटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि हाउस जॉब में एक्चुअली मुझे पता चला कि यार मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है. मतलब कि हाउस जॉब के आपके काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि हीट स्ट्रोक भी एक बहुत मेजर इफेक्ट था और आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है. मतलब कि लाइक आपके उन लोगों के लिए मोटिवेशन है कि वो जो समझते हैं कि हमारी सिर्फ यूनिवर्सिटी लाइफ है, उसके बाद हो सकता है कि हमारा कोई करियर ना हो, या हो सकता है जो अभी से स्ट्रेस आउट हो रहे होते हैं. अच्छा सर, जैसे स्मॉल थिंग के वैसे ही जस्ट पूछना चाह रहा था कि आपने ये साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ की थी अपनी, लाइक स्पोर्ट्स वगैरह या कुछ इस तरह पब्लिक स्पीकिंग? मैं इतना को करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ नहीं था. मैं खुद पर्सनली आई यूज टू डू गेमिंग अलॉट. आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ गेमिंग. सीएस पहले आया, सही है. उसके बाद आई स्विच टू डोटा वॉरक्राफ्ट इफ यू आर फेमिलियर विद इट. तो दैट और साथ साथ एक जहाँ पर मैं रहता था, मैं इनफैक्ट जिला हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कॉलोनी में ही रहता था काफ़ी टाइम क्योंकि मेरी अम्मी यहीं पर ही डॉक्टर थी. तो वहाँ पर हमारी को करिकुलर एक्टिविटी स्कूल से रिलेटेड तो नहीं बट हमारी यूजुअली वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वी यूज्ड टू प्ले हॉकी, वी यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन. आई लव बैडमिंटन. और मैंने फिर क्लब भी ज्वाइन किया था, डिफेंस बीचू क्लब जो कि सीव्यू पे है. तो मैं थोड़ा बहुत करता रहता था, लिटिल बिट ऑफ जॉगिंग. जमजमा पार्क हो गया, निसार शहीद पार्क हो गया. तो मेरा टीनेज कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, रिलीजियसली नहीं, बट टाइम गैप्स के साथ साथ थोड़ा मैं आई वुडंट से आई एम रियली एन एथलेटिक गाय, बट अगेन थोड़ा बहुत मैं करता रहता था. सर आपको भी मतलब कि मेरी तरह ही है, मैं गेमिंग का बहुत शौक है मुझे भी, तकरीबन इस तरह ही. कौन सी गेम खेलते हो? डोटा? छोटा वॉरक्राफ्ट खेली हुई है, सी एस. डोटा 2 अभी जो आई हुई है डोटा, वो भी मैंने भी खेली है. आई एम ओके एट इट, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत. लाइक आई एम अ नूब बट स्टिल लाइक आउट ऑफ द टॉपिक, बट आई से कि सर वॉरक्राफ्ट ज़्यादा अच्छी थी. डोटा 1. जी डोटा वन वो ज़्यादा बेहतर थी डोटा टू के मुकाबले में. अच्छा सर, वापसी आ जाते हैं टॉपिक की तरफ. सर वैसे तो अभी तो बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट बना हुआ है, हर जगह पे सुनने में आ रहा है, इवन पाकिस्तान के अंदर आपको रहना है तो रिसर्च रिसर्च रिसर्च. तो सर वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि आपके टाइम में रिसर्च का क्या कॉन्सेप्ट था और अभी आपकी रिसर्च में कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं? यार सैडली हमारे यूनिवर्सिटी लाइफ तक रिसर्च का कोई कॉन्सेप्ट एटलीस्ट नहीं था. हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा कम रुझान था. आई एम ग्लैड कि अभी यूनिवर्सिटी का करिकुलम भी बना है रिसर्च एंड इट्स मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स टू go through research, and I think it's really important to know the ABC. और research does not mean कि you have to bring about a change, right? तो इतना जो लोग घबराते हैं कि यार ये वो a small observation of yours is also a research. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिसर्च का एस्पेक्ट. और वी एज अ नेशन आई थिंक हम काफ़ी पीछे हैं उसके रिसर्च में, एंड आई थिंक रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जहाँ तक मेरा कंट्रीब्यूशन की बात है, मेरा अभी रिसेंट मैंने एमफिल किया है, मास्टर्स किया है इन एनाटमी. सो आई प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वन ऑफ द आर्टिकल्स दैट वी वेंट थ्रू. इट वाज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ गॉल स्टोन्स ऑन द ह्यूमन गॉल ब्लैडर. सो वी नोटेड डाउन हिस्टोलॉजिकली कि गॉल ब्लैडर की जो वॉल्स हैं म्यूकोजा सब म्यूकोजा उन पे किस तरीके के इफेक्ट्स
प्रोड्यूस करता है अपना जो गॉल स्टोन्स जो है, since erosion और उसकी वजह से there are a little bit of dysplastic changes, so I felt like it is an interesting topic to correlate those kind of dysplastic changes with nowadays changes happening in the tumors as well. So that was one of the reason that I went through it, and also most importantly कि MPhil के दौरान uh, it was a good opportunity for me to go through. उससे पहले since my mother was a surgeon, तो मुझे uh, I got a chance to do a little bit of data entry regarding एक हमारा article था, it was about the modified radical mastectomy on the breast cancer patients. Excuse me. तो इस तरीके का मेरा बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस तो नहीं है रिसर्च में, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन रिसर्च, और अब मेरा इरादा है कि इस तरफ और ज़्यादा ध्यान दिया जाए. एंड आई थिंक फॉर स्टूडेंट्स आई वुड एडवाइस कि आप बिल्कुल अपनी जो यूनिवर्सिटी लाइफ है थर्ड ईयर से क्लिनिकल्स और साथ साथ रिसर्च को भी एस्पेक्ट उठाना चाहिए, बिकॉज आप थर्ड ईयर में आप वार्ड्स में जाना शुरू करते हैं, यू सी ऑल दोस पेशेंट्स. सो इवन इफ यू लाइक नोट डाउन कॉमन फॉर एग्जांपल हिस्ट्री पॉइंट्स जस्ट सेइंग, तो इस तरीके से आपका उसमें रिसर्च आर्टिकल निकल सकता है, या वट एवर यू सी उसमें आपकी ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट. आपने कोई एक ऑपरेशन पकड़ लिया, लाइक फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट द हर्निया, एंड देन आप उसमें कंपेयर कर सकते हैं कि हमने जो इंसेशन दिया है कंपेयर्ड विद अनदर काइंड ऑफ इंसेशन. सो इस तरीके के काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक्स निकलते हैं. तो आई थिंक आई वुड एडवाइस कि सबको इसकी तरफ आना चाहिए रिसर्च में. अभी हमने रिसेंटली एक वर्कशॉप हमारे एनाटमी डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज करवाया था, डॉक्टर सफ़र ने. इट वाज अबाउट द बायोइन्फॉर्मेटिक्स, using bioinformatics, leveraging bioinformatics in our day-to-day life, in our research, even though it was a little different topic to traditional anatomy. But again, आजकल traditional वाला scene ही नहीं है. I think it should be integrated. All departments should be integrated. So bioinformatics is also a very interesting field. It is basically leveraging computers for your research perspectives. और तो वो भी काफ़ी interesting था. And yes, it's very important. Or as soon as you get on to it, I think it would be easier for you. थैंक यू सो मच सर. अच्छा सर, कमिंग टूवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज का हमारा सवाल था, जिसकी बेसिस में मैंने कहा कि यू आर एन इंस्पिरेशन. अच्छा, तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट कि सर की मुझे पता लगी थी, अब खबरों से पता लगा था ये कि सर ने FCPS दिया हुआ है, बट उन्होंने जो है वो 3 बार फेल किया, और मतलब फेलियर को दोबारा एक्सेप्ट करके दोबारा ट्राई करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग. तो सर से पूछना चाह रहा था मैं कि सर FCPS आपने मतलब अटेम्प्ट किया, आपने बता दिया कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली थी. फिर उसके बाद सर एक बार फेल होना, फिर 2 बार फेल होना, एक बार ही फेल होकर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में. तो सर ये आप रीट्राई कैसे कर रहे थे, और सर आपको क्या लगता है कि आपके फेलियर की वजह क्या बन रही थी आपके? यार मैं शुरू से काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ, तो मुझे फेलियर्स को डील करना मेरे लिए रिलेटिवली आई थिंक ईजी तो नहीं, आई वुडंट से ईजी, बट आई कूप्ड डीलिंग विद फेलियर्स. मुझे फर्स्ट ईयर MBBS में एनाटमी में सप्ली लगी थी, और फिर से थर्ड सेमेस्टर व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर मुझे फिर से एनाटमी में सप्ली लगी थी. फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही हम सिर्फ एनाटमी पढ़ते हैं. तो I just naturally learned how to deal with failures, and I think you shouldn't be afraid to deal with failures. उस फर्स्ट ईयर में जो मैं फेल मुझे सप्ली लगी थी, एंड अगेन मेरे फादर की आपने बात की, डॉक्टर गुलाम सरवर, और वो भी बेसिकली एनाटमी से ही वो उनका ताल्लुक है. ही हैज़ ऑल्सो डन हिज मास्टर्स इन एनाटमी. तो वो मेरे लिए टफ चीज़ थी काफ़ी, तो उसको हैंडल करना, बट दैट लाइक मोटिवेटेड मी, दैट ऑल्सो मोटिवेटेड मी कि यार नहीं, आई हैव टू कीप मूविंग, आई कैन नॉट गिव अप. यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई थी, और यही मेरी एडवाइस भी होगी टू टू द यंग वंस कि यू हैव टू कीप मूविंग ऑन. फेलियर्स लाइफ में आएंगे, एक दफ़ा नहीं आते, 2 दफ़ा नहीं आते, बार बार आते हैं. एकेडमिक्स, किसी के एकेडमिक्स में आते हैं, किसी की पर्सनल लाइफ में आते हैं, किसी की कोई थर्ड वजह भी बन सकती है. सो लाइफ gives you that, life hits you with failures. You have to mentally prepare yourself in a way to deal with failures, और उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है. मैं अगर आगे बढ़ाऊँ तो फेलियर्स की वजह से बढ़ाऊँ,
और FCPS की जहाँ तक बात है तो यस आई वॉज ऑल्सो गेटिंग वेरी डिसहार्टेंड। मुझे डिप्रेशन हो रहा था, आई वॉज फेलिंग बार बार, और अजीब सा उसका कोर्स होता था, BCQs पढ़ने होते थे ये वो। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था, हर BCQ से वो बुक्स आती हैं ये वो, आई डोंट इवन वांट टू नेम दोस बुक्स, और राबिया अली और पता नहीं कौन सी। तो अच्छे स्टूडेंट्स ये करते थे कि वो सबको उसकी स्क्रूटनी करते थे, सबको फिर से आंसर्स चेक करते थे। आई वॉज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, मैं सबको जो बुक में आंसर्स लिखते थे मैं वही भाई वही पढ़ता रहता था, और मैंने इतने कोई BCQs पढ़े। तो बट फेलियर्स के साथ साथ यू ऑल्सो नीड टू समटाइम्स एक्सेप्ट कि यार दिस इज इट फॉर यू, ना यू हैव टू मूव ऑन एंड इट्स ओके टू फेल। मैं 3 दफा, काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे कोलीग्स ऐसे हैं अभी तक शायद FCPS जो दे रहे हैं, एंड आई वुडंट से कि दे आर रॉन्ग, इट्स देयर माइंडसेट, उनका वो उनका गेम है उनको, और इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड बहुत ज्यादा कोई स्ट्रांग बंदा ये कर सकता है। बट I kind of recognize कि यार this is it for me, third fourth time, not just 3, मुझे लगता है I think मैं 4 को ही अटेम्प्ट दिया है। तो but that was it for me। और so again life doesn't end over there। I also tried MS in surgery। I did MS in surgery from Ziauddin Hospital। वहाँ का डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस था, वहाँ पर ज़्यादा फोकस हॉस्पिटल मैनेजमेंट में होता था, और सर्जरी के अलावा we used to also have to see other patients from other departments, ENT, ortho। I wouldn't say it's a bad thing, it was part of residency, but that kind of took a toll from me। अब मैं बहुत दूर से आ रहा था, मेरा नॉर्थ कैंपस में था ज़ियाउद्दीन, so it was getting very difficult for me। और सर्जरी itself is very difficult यार, even though I'm interested, अभी तक भी I'm very interested in surgery, that's why that's also one of the reason कि मैंने एनाटमी में सर्च किया। तो सर्जरी इटसेल्फ इज रियली इट्स रियली डिफिकल्ट। एकेडमिक हिसाब से हटके भी जो क्लिनिकल उसका एस्पेक्ट है, स्टैंडिंग इन द सर्जिकल OT, कभी कभी कोई लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस होते थे, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे के भी, एंड तो इट वाज रियली डिफिकल्ट। तो आई काइंड ऑफ एक्सेप्टेड इट कि यार मुझसे ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। एंड आई थिंक कभी कभी वैसे बोलते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए, बिल्कुल कंफर्ट जोन से भी निकलना चाहिए, ग्रोथ उसी में होती है, बट समटाइम्स आपको अपने कंफर्ट जोन को रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए। तो इट वाज गेटिंग टू मच फॉर मी, और तो आई काइंड ऑफ स्विच टू टीचिंग साइड। माय डैड बिलोंग टू द टीचिंग साइड, वो एनाटमी में शुरू से उन्होंने टीचिंग की है, उन्होंने शुरू से वो GSMU का पार्ट रहे हैं, और उन्होंने अपना करियर एज अ लेक्चरर डेमोन्स्ट्रेटर ही स्टार्ट किया था मेरी तरीके से, मेरी तरह। तो वो मुझे हमेशा बोलते थे, वो मुझे हमेशा एडवाइस करते थे, क्योंकि काफ़ी क्लोजली, ऑब्वियसली ही वाज अ डैड, तो मुझे क्लोजली देखते थे, तो मुझे शायद इसमें इतना पोटेंशियल नहीं है, तो वो हमेशा मुझे एडवाइस देते थे कि बेटा तुम टीचिंग की साइड पे भी एक्सप्लोर करो। लेकिन उस वक्त मैं, क्योंकि आई वाज सो इनटू सर्जरी, तो मैं इतना ज़्यादा मैं इस पर गौर फिक्र नहीं करता था। बट देन आई रिकग्नाइज माई सेल्फ के यार और कुछ और लाइफ एक्सपीरियंसेस, आई ट्राइड मैनी डिफरेंट थिंग्स। मैं RMO रहा था हिल पार्क हॉस्पिटल में, आई ऑल्सो tried a multinational company, Novartis, for a while as a medical science liaison officer। To all those experiences, my parents' guidance kind of, helped me choosing this path। एक तो naturally it came with the flow, तो so इस वजह से मैं फिर टीचिंग साइड पे भी आया। But then my advice would be कि एक तो you have to keep pushing on। उस SCPS के फेलियर्स ने मुझे मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे मजबूर किया, तो वो चीज़ें जो मैंने शायद अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे नहीं पढ़ी थी, वो मैंने काफ़ी सारी पढ़ी, तो दैट हेल्प मी। सो अगेन फेलियर इज नेवर अबाउट कि यार ये आपको डाउन कर रहा है, इट रेजेस यू इफ यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। इट रेज्ड मी, आई हैड अ वेरी गुड नॉलेज बैक देन। जब मैं जॉब पे गया था, फॉर एग्जाम्पल Novartis या यू, दैट काइंड ऑफ सेपरेटेड मी फ्रॉम समवन जिसको बिलो एवरेज नॉलेज थी, तो दैट रियली हेल्प मी। तो आई वुड डेफिनेट, तो मेरी एडवाइस यही होगी कि डिप्रेशन भी होती है, हर चीज़ भी होती है, बट यू हैव टू कूप विद इट, यू हैव टू कीप मूविंग ऑन, नो क्विटिंग। सही है, क्विटिंग इतना इजीली नहीं करना। चेंजिंग योर डायरेक्शन डज नॉट मीन यूर क्विटिंग, इट मीन्स कि यू आर गोइंग ऑन टू समथिंग बेटर, यू आर बिकमिंग वाइज, आप एक बेटर डिसीजन ले रहे हो। ऑलवेज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अपने जो आपके पॉजिटिव लोग हैं, सबसे पहले आपके पेरेंट्स, अपने टीचर्स,
उनसे गाइडेंस लो, एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ हेल्प मी अलोंग द वे, एंड दैट वुड बी माय एडवाइस फॉर यंग वंस एज वेल, यंग स्टूडेंट्स, कि दैट्स व्हाट दे शुड डू। ट्रूली मोटिवेशनल कि आपकी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर, वैसे क्लिनिकल साइड की बात की जाए तो आपका जनरल सर्जन का था या किसी और? यार मैं जर्नल सर्जन की तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड था। प्लास्टिक सर्जरी ऑल्सो काइंड ऑफ स्टूड ऑन टू मी। So yes, journal and plastic surgery, a little bit of plastic and journal. यार मुझे मेरे पेरेंट्स ने कभी भी डिस्करेज नहीं किया। आज मैं जहाँ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जहाँ पर हेल्प की ज़रूरत थी उन्होंने मुझे हेल्प दी। इवन दो मैं बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट था, द काइंड ऑफ जनरेशन दैट वी कम फ्रॉम, हम अपने पेरेंट्स से शायद बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकते, नहीं होते, बट स्टिल दे ऑलवेज हेल्प मी। और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया हमेशा। उन्होंने मुझे बोला कि इट्स ऑलराइट, यू नीड टू स्टडी मोर, यू नीड टू स्टडी हार्ड, और तैयारी और करो। और उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो मेरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप रहा है। मेरे डैड, ही वाज ऑलवेज देयर टू गिव मी अ रियलिटी चेक, एंड माय मॉम, शी ऑलवेज यूज्ड टू बी माय पार्टनर। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, मेंटली भी, फाइनेंशियली, and I would say after Allah, my parents are the reasons, or are the reason, especially my mom, जिन्होंने मुझे इस तरीके से हेल्प किया कि I am here today, I am a doctor, just because of her, I would say. मैंने सर्जरी पूरा नहीं किया। मैंने तकरीबन, इट वाज अ 4 years प्रोग्राम। आई डिड इट फॉर 6 months और सो, एंड देन मैंने वो क्विट कर दिया था अपना सर्जरी। बहुत दूर होता था यार, नॉर्थ नाजोबाद का कैंपस, और अजीब, वो वहाँ पर वो रोड बन भी रहे थे, होते थे। और और उसके अलावा मेरी दूसरी जो मैंने चीज़ें की, मैंने हाउस जॉब के बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। हाउस जॉब वॉज 16 या 16। नहीं, मैंने तकरीबन साल साल दो तो मैं एफसीपीएस को परसू करता रहा। बीच में मैंने हिल पार्क जनरल हॉस्पिटल में एज एन आरएमओ काम किया, महीने, 2-3 महीने तक। और फिर मैंने नोवार्टिस में मैंने अप्लाई किया, वहाँ पर आई गॉट सेलेक्टेड एज अ मेडिकल साइंस liaison, एंड आई वाज सेलेक्टेड फॉर द नोवार्टिस इस्लामाबाद ब्रांच। सो आई वाज गॉन टू इस्लामाबाद फॉर अराउंड 3 months और सो। 3 महीने मैंने यहाँ पर नोवार्टिस में काम किया और 3 महीने मैंने इस्लामाबाद में काम किया। दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई लर्नड अबाउट हॉस्पिटल्स, ये वो। और बट क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर वर्किंग फॉर अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मुझे शुरू से आई हैड दैट फीलिंग दैट आई शुड डू समथिंग जिससे इम्पैक्ट पड़े दुनिया पे, जिस पे कोई ना कोई फ़र्क पड़े, और मैं पॉजिटिव फील करूँ। तो वो प्योरली, आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी जॉब में रह के इम्पैक्ट नहीं कर सकते, जो जहाँ भी है हर जगह पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट पर्सनली फॉर मी, it wasn't leading to the right path, और so that was one of the reason। फिर मैंने, I was lucky enough कि I applied for the commissions in public service commission for the grade 17 as a medical officer। तो मैंने वो क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई गॉट रिक्रूटेड एज अ मेडिकल ऑफिसर एट टीएचओ ऑफिस ठट्टा। वहाँ का एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बट क्योंकि मेरा घर यहाँ पर था कराची में, तो आउटबैक करना, इट वाज टेकिंग अ टोल ऑन मी। ठट्टा इज अराउंड 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कराची। और और फिर आई वाज लकी कि मेरे अब्बू यहाँ पर थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि अगर तुम अपनी जॉब यहाँ पर, तुम अगर इंटरव्यू दो एंड इफ यू गेट क्लियर्ड, तो तुम्हारी ये जॉब यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट ट्रांसफर्ड ओवर हियर एज अ लेक्चरर। और फिर मैंने अपनी यहाँ से करियर की जर्नी स्टार्ट की एज अ लेक्चरर। मैंने 2 साल मैंने यहाँ पर सर्व किया, एंड देन अपॉर्चुनिटी आई थी फॉर डूइंग मास्टर्स फ्रॉम बीएमएसआई। इट इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स इन जिना हॉस्पिटल। तो मैंने फिर वहाँ से अपना, यहाँ से मैंने 2-3 साल की लीव ली थी।
और फिर मैंने एमफिल को परसू किया, एमफिल इन एनाटॉमी। तो यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग कब दी थी, 2018 में? Yes. 2018 में फिर उसके बाद आपने एक दो साल की छुट्टी ले ली और फिर एमफिल के लिए आपने परस्यू करने चले गए। अच्छा सर, वैसे यहाँ पे बिसाइड्स टीचिंग आपकी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइक जैसे बात की जाए अगर डॉक्टर नाजिश की, तो उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइक वो कॉन्वोकेशंस को भी देखती हैं और कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी की चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, और इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट लेक्चरर्स को या टीचर्स को कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपके पास कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिल्कुल यार, स्पेसिफिकली नहीं, बट वी हैव अ लॉट ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक तो आपको पता है कि जो हमारे पास डिसिप्लिन हैं, इट्स नॉट जस्ट एमबीबीएस, वी हैव बीडीएस एज वेल, एंड देन वी हैव फिजियोथेरेपी, वी हैव फार्मेसी। तो कभी कभी उनके मॉड्यूल कोऑर्डिनेट करने पड़ते हैं। आई एम अ मॉड्यूल कोऑर्डिनेटर एज वेल, सेकेंड ईयर का मैं मॉड्यूल कोऑर्डिनेटर हूँ। एंड देन उसके अलावा डे टू डे टास्क आती रहती हैं। वी समटाइम्स वी हैव टू मेक बीसीक्यूज, वी हैव टू मेक ऑस्पीज, इस तरीके से कभी कभी एग्जाम ड्यूटीज। अभी क्योंकि नवंबर दिसंबर स्टार्ट हो गया है, तो ये एग्जाम पीरियड होता है, और इस तरीके से हमारी कुछ एज एन इन्विजिलेटर, हेड इन्विजिलेटर ड्यूटीज भी लगती हैं। तो इस तरीके की बहुत ज़्यादा डिफरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कभी कभी क्यूरिकुलम बिल्डिंग करना पड़ता है, और इस तरीके से एनाटमी डिपार्टमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, वी हैव टू परसू देम एज वेल। है। अच्छा सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपके जो फादर हैं डॉक्टर सरवर कुरैशी साहब, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, तो वो इस वक्त मेरे ख्याल में एसएमसी के अभी तक के सबसे ज़्यादा सर्विंग प्रिंसिपल रह चुके हैं। और तो वो उनके कभी कभार डुअल नेचर होती थी कि उनके समझ नहीं आता था, कभी कभार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते थे और कभी कभार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते थे और बहुत सपोर्ट करते थे। तो सर, आप मतलब उनसे आपको क्या मोटिवेशन मिलती है और आपके साथ उनका बिहेवियर कैसा रहा? मतलब ज़िंदगी भर आप जर्नली बताएं तो कैसा रहा आपका बिहेवियर? आप यार मेरे अब्बू, क्योंकि उन्होंने वो कैडेट रह चुके हैं, उन्होंने पेटारो पेटारो से अपना एकेडमिक करियर स्टार्ट किया था, और ही वॉज अ लिटिल बिट स्ट्रिक्ट बाय नेचर। बट आई थिंक कभी कभी, और जो स्ट्रिक्टनेस, जब तक एक्चुअली प्रिंसिपल पोस्ट ही ऐसी है कि यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट अबाउट सर्टन थिंग्स। इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए यू हैव टू हैव अ सर्टेन डिमीनर, के सो दैट टू गेट द थिंग्स डन। सो आई थिंक जो उनको क्लोजली जानते हैं, वो उनकी डुअल नेचर से वाकिफ होंगे कि जहाँ पर स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत थी वो स्ट्रिक्ट होते थे, एंड ही वाज वेरी हम्बल एज वेल। जहाँ पर ज़रूरत होती थी, जहाँ पर भी किसी की हेल्प की ज़रूरत होती थी, जो एक जायज़ बात होती थी उनके लिए, काफ़ी ये चीज़ भी मशहूर है, तो वो उनको हेल्प करते थे पर्सनली। दैट ऑल्सो, इसी तरीके से उनका इम्पैक्ट मेरी लाइफ में रहा है। जहाँ भी मैं गलत होता था, ही यूज्ड टू गिव मी अ रियलिटी चेक। अगर मैं हवाओं में उड़ता था, लंबी लंबी बातें छोड़ता था, तो वो मुझे रियलिटी चेक देते थे। उनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से, इवन दो मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, बट बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिक्टनेस मैं फिर भी कहीं ना कहीं उस पाथ पे लगा रहा, एंड और मैं अपने पाथ से हटा नहीं, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिक्टनेस। समटाइम्स यू नीड दैट काइंड ऑफ फिगर इन योर लाइफ, जो कि आपको कंटेंट रखे। सो आई थिंक लॉस्ट, भटकना, भूलना भी इंसान की जिंदगी में जरूरी है, टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, टू लर्न अबाउट लाइफ, बट देन कमिंग बैक ऑन टू द योर पाथ इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक उनकी मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस ये हमेशा रही है कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा, उन्होंने रियलिटी चेक दिया है हमेशा, और उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया है। जो हमारी जो चीज़ें अचीवेबल होती हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे इस हिसाब से गाइड किया है, और इसी तरीके से वो इंस्टीट्यूट में भी उनका इस तरीके से रोल रहा है। जिस जगह पे भी एक पॉजिटिव चीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी, हेल्प की रिक्वायरमेंट होती थी, लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होती थी, तो ही यूज्ड टू बी ऑलवेज बी देयर एट द फोर फ्रंट। और मेरी लाइफ में उनका बहुत पॉजिटिव रोल रहा है। इवन दो उनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से मैं बड़ा, हमारा एक डिफरेंट रिलेशनशिप रहा है, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने, उनकी वजह से मैं एक कंटेंट रहा, और मेहनत करता रहा एक उनको, क्योंकि मैं देखता था यूज टू नॉट गिव अप, वो मेहनत करते रहते थे, तो नेचुरली वो चीज़ हमारे में आई। टाइम मैनेजमेंट, यूज टू बी रियली स्ट्रिक्ट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, और आई थिंक यूनिवर्सिटी में भी वो चीज़ काफ़ी मशहूर है। और तो वो पर्सनल लाइफ में भी मेरे बहुत ज़्यादा, हमारे उस चीज़ पे इम्पैक्ट रहा है। तो इवन दो मैं उनके हिसाब से हमेशा लेट होते लेट होता था, बट क्योंकि
वो इतना हम में इनबॉर्न चीज़ आ गई कि नेचुरली आई यूज टू बी गुड एट टाइम मैनेजमेंट व्हेन आई यूज टू कंपेयर माई सेल्फ विद माई कोलीग्स। मैं अपने स्टूडेंट से अपने उससे कंपेयर करता था, तो वो भाई मुझसे भी गए गुजरे होते थे, तो मुझे हेल्प नेचुरली काफ़ी सारी हेल्प मिली। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने तुम्हें एग्जैक्टली 11 बजे कॉल किया था, एग्जैक्टली 11 पे मैंने तुम्हें कॉल किया। इट्स नॉट कि आई वॉज वेटिंग फॉर इट, बट बट ऑफ कोर्स आई हैड दैट इन माई माइंड, और तो नेचुरली दैट हेल्प्स रियली हेल्प मी। आई एम द काइंड ऑफ द गाय जो कि बहुत लेट सोता है, 2-2 3-3 बजे मुझे आदत थी, और गेमिंग का तो तुम्हें पता है। तो आई वाज द काइंड ऑफ पर्सन बहुत ज़्यादा देर से सोना, बहुत ज़्यादा देर से उठना, बट नेचुरली उनके ये चीज़ कैरेक्टर बिल्डिंग की हेल्प की वजह से उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा नेचुरली हेल्प किया है उन चीज़ों ने। यार मुझे एनाटमी शुरू से अच्छा भी लगता था, इवन दो सपनी लगी, बट इट वाज द काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट आई वाज इंक्लाइंड टू। फिजियो बायो में थोड़ा आई थिंक और ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज होती है उसमें, थोड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगता था नेचुरली एनाटमी शुरू से। अ, तब तक ऑब्वियसली मेरे अब्बू एनाटमी के टीचर थे, बट मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ से रिलेटेड नहीं था। बट मुझे एनाटमी में मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट शुरू से रहा है, और यस, वन ऑफ द रीजंस बिकॉज ही वाज अ लेक्चरर, और मैं देखता रहता था उनकी जो चीज़ें। तो यस, आप यू आर राइट, तो दैट काइंड ऑफ इंक्लाइंड मी टुवर्ड्स एनाटमी। सर्जरी नेचुरली भी एनाटमी से रिलेटेड है, तो थोड़ा मुझे ज़्यादा रेलेवेंट भी लगा था। है। सर जेएसएमयू में अब तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या क्या चैलेंजेस आए हैं और उनको आपने कैसे सॉल्यूशन निकाला है, उनको कैसे यार जेएसएमयू इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अ, मतलब बहुत मुझे अच्छे एकेडमिक लोग मुझे मिले, बहुत ज़्यादा हम्बल लोग मिले मुझे यहाँ पर। और सेकेंडली क्योंकि मेरा ताल्लुक जिना हॉस्पिटल से काफ़ी टाइम से ही रहा है, मेरी मदर, एज आई टोल्ड यू, आई यूज्ड टू लिव इन जिना हॉस्पिटल। तो जेएसएमयू काइंड ऑफ नेचुरली फेल्ट लाइक ए फैमिली टू मी। तो मैं बहुत ज़्यादा नेचुरली इसमें घुल मिल गया था। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड इट हैज़ ट्रीटेड मी रियली वेल। इट्स अ वेरी नाइस इंस्टीट्यूट। काफ़ी मुझे अच्छा माहौल मिला है। यस। यार मेरी शादी का मुझे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, यंग, मैंने अपनी आई वुड से यंग एज में मैंने कर ली थी, 26-27 की। इट्स बिन 6 years सिंस आई हैव बिन मैरिड। तो इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट इन द स्टार्ट, आपको काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, बट आई थिंक दैट काइंड ऑफ शेप मी ऑफ द काइंड ऑफ अ मैन दैट आई एम। उससे पहले ऑब्वियसली आप एक बॉय होते हो, और दैट काइंड ऑफ मैन मी अप जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। और काफ़ी मेरा पॉजिटिव एक्सपीरियंस इसलिए रहा क्योंकि मेरे अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 2 kids, जावियार एंड इज़ा, हु आर वेरी डियर टू मी। और शादी, मैरिज ब्रॉट अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन मी। मेरे इनफैक्ट मेरी जॉब यहाँ पर मेरी शादी के बाद मैं रिक्रूट हुआ था, और उस टाइम पे भी मैं जब शादी से पहले मैं एफसीपीएस के लिए तैयारी करता था, तो माय वाइफ आल्सो वाज द वन दैट काइंड ऑफ मोटिवेटेड मी एज वेल। तो उसके बाद काफ़ी मेरे पॉजिटिव चेंज रहे। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यू हैव टू बी द मैन ऑफ द हाउस, यू हैव टू बी द ब्रेड विनर, और इस तरीके से। बट आई थिंक लाइफ अगेन itself is full of challenges, तो मैरिज it was itself a challenge, and I think challenges are really important to grow। और काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है शादी के बाद, और काफ़ी डिफिकल्ट भी। हाँ, या यार मैंने दिया नहीं था, सैडली। मैं अभी भी देना चाहता हूँ, मैं शायद दूँ, मे बी दिसंबर में होपफुली। तो देना चाहिए भी। एक ही हमारी डिबेट भी हुई थी, उसमें भी इवन दो आई वाज सपोर्टिंग द नोशन के यू हैव टू स्टे इन पाकिस्तान, बट आई डोंट सपोर्ट दैट नोशन एट ऑल।
और आपको बिल्कुल देना चाहिए एंड मुझे देना चाहिए था अभी भी एंड इट्स नेवर टू लेट। ये मैं अपने आप के लिए बोल रहा हूँ और माइट भी शायद दिसंबर में मैं कोशिश करना शुरू करूँ, तैयारी करना शुरू करूँ। बट माई लाइफ हैज़ बिन रियली बिजी, तो अभी मैंने दिया नहीं है वैसे, बट आई थिंक एवरीवन शुड और अपॉर्चुनिटीज़ आपको कैच करते रहना चाहिए। एक्चुअली यार मैं डॉक्यूमेंटेशन से बहुत डरता हूँ, तो शायद इस वजह से वन ऑफ द रीज़न कि मैं थोड़ा लेज़ी रहा हूँ इस मामले में। बट आई वुड एडवाइस यू गाइस के डू दैट एंड बिल्कुल अपॉर्चुनिटी आपको हाथ करनी चाहिए डेफिनेटली। तो मतलब अगर पीएसएस वाले में से आप कोई सुन रहे हैं तो ये आप क्लिप उठा सकते हैं फ्यूचर डिबेट के लिए, और सर को आप काउंटर अटैक इस तरह कर सकते फिर डिबेट बेटा वो टॉपिक दूसरा होगा और वो डिबेट दूसरी होगी, तो या हैं। सर आ जाए इसमें। ओके सर। अच्छा, तो मतलब आपका इस वक्त करंट गोल क्या है कि मतलब यहाँ से पाकिस्तान से निकलना है किसी तरीके से? जिंदाबाद। नहीं यार, फोकस मेरा अभी आई हैव माय फोकस ऑन माय लाइफ, ऑन माय किड्स, और मेरा अभी आई एम गोइंग थ्रू, अभी मेरे आई एम वेटिंग फॉर माय डिग्री, और एंड देन आई वुड होपफुली आई वुड परसू पीएचडी। बट मेरा अभी फोकस, आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय सेल्फ एंड फैमिली राइट नाउ। करियर और जॉब ही साथ साथ चलती रहती है, और बिल्कुल आपको उसके बारे में भी सोचना चाहिए, बट अगेन आई डोंट प्लान टू मच। और but I will be pursuing PhD. Inshallah, I am inclined towards research. I really like research. और होपफुली मुझे इस तरीके का मौका मिले कि कुछ इम्पैक्टिंग रिसर्च कर सकूं, और डेफिनेटली फ्यूचर गोल्स इसी तरीके से एकेडमिक हिसाब से यही है टू परसू पीएचडी, और लाइफ के हिसाब से कि यार अपने ऊपर काम करना है और फोकस, और मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, विच एवरीवन शुड। तो राइट नाउ दैट्स माय फोकस। बिल्कुल, बिल्कुल, आई एम वेरी ओपन, ओपन टू एवरीथिंग, और थोड़ा टाइम मिलेगा अगर मुझे लाइफ में, इंशाल्लाह मैं टाइम निकाल के इसमें भी बिल्कुल ट्राई करूँगा। और अभी हमारे डॉक्टर दिलीप भी, ही वाज़ अ वेरी नोन टीचर, हमारे डॉक्टर दिलीप, उन्होंने भी अभी परस्यू किया है, और वो अभी आयरलैंड में, उन्होंने अभी रिसेंटली उन्होंने स्विच भी किया है, एंड आई थिंक ही इज़ अ डॉक्टर ओवर देयर। तो येस, अपॉर्चुनिटीज़ इंसान को खुली रखनी चाहिए, एंड इंशाल्लाह मुझे मिलेगी और मैं कोशिश करूँगा उस पे, तो मैं ज़रूर आई वुड। है, तो वैसे आपका बहुत टाइम ले लिया है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ जर्नी लगी, और इसमें बिल्कुल बोरियत मुझे नज़र नहीं आई। लाइक कंटिन्यूसली आप क्रॉस टॉक कर रहे थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपने छेड़े, और फिर उस पर हल्की सी माइन्यूट डिस्कशन हुई। कभी वक्त मिला तो इंशाल्लाह और डिटेल से भी बात की जाएगी। सर, बस एक आखिरी आपसे क्वेश्चन कह लें या आखिरी एडवाइस कि इस वक्त जो जनरेशन है, क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, मैं कहूँगा तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपका और हमारी जनरेशन के दरमियान, तो आप कोई एक अच्छी एडवाइस देना चाहें, कोई एक अच्छा ऐसी चीज़ जो मतलब अच्छा सा इम्पैक्ट करे हम जैसी जनरेशन के ऊपर, तो उस पे आप। यार आई थिंक शुड कीप मूविंग ऑन। फेलियर्स इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, दैट्स लाइफ का दूसरा नाम ही ये है। चैलेंजेस, लाइफ थ्रोस चैलेंजेस एट यू, तो आई थिंक आई शुड कीप मूविंग ऑन। काफ़ी सारे इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, शायद मुझसे ज़्यादा सिवियर, और भी डेफिनेटली लाइफ में किसी के प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइनेंशियल बी दैट, फैमिली के हिसाब से। तो बट आई वुड से कि प्रॉब्लम्स टाइम के लिए होते हैं, और विद टाइम, टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, और विद टाइम चीज़ें बेहतर होती हैं, एंड आई थिंक यू शुड कीप मूविंग ऑन, यू शुड नॉट क्विट। हाँ, टाइम लगता है, टाइम लें, टाइम लगता है, कभी कभी काफ़ी सारे फेलियर्स इस तरीके के होते हैं जिसमें आपको टाइम लगता है कूप करने में। तो बिल्कुल टाइम लें एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। बुरा टाइम आता है, बुरे टाइम की अच्छी बात, मेरी अम्मी हमेशा बोलती थी कि बुरे टाइम की अच्छी बात सबसे ज़्यादा ये है कि वो कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद अच्छा टाइम आता है। सो जस्ट लाइक आवर डे इज, रात के बाद दिन भी आता है। तो इस तरीके से बी होपफुल, बी रियली होपफुल। मैं आई वॉज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन शुरू से, सो दैट काइंड ऑफ हेल्प मी। सो बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट थिंग्स, हैव फेथ, हैव फेथ इन गॉड। अल्लाह हेल्प मी जब भी मुझे परेशानी हुई है। आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑन अल्लाह, और उन्होंने मेरी सब प्रॉब्लम्स, जब भी मैंने उनसे आसानी मांगी है, उनसे हेल्प मांगी है, उन्होंने मुझे हेल्प की है। और मैं अपना पर्सनली लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ वेयर आई वाज एट अ वेरी डार्क स्टेज यूनिवर्सिटी के बाद,
तो माय माय मॉम काइंड ऑफ हेल्प मी इन अ वे कि उन्होंने मुझे वो उम्रे पे लेके गई। तो दैट वाज वन ऑफ अ वेरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस फॉर मी, इट वाज अ वेरी स्पिरिचुअल जर्नी फॉर मी। और सो यस, अल्लाह हेल्प्स यू अलोंग। और कीप योर पेरेंट्स बाय योर साइड। कभी कभी रिलेशनशिप्स आपस में थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट लाइफ में these are the kind of relations that truly matter and that's going to help you. मैं थोड़ा बहुत एक छोटी सी स्टोरी ऐड करना चाहूँगा। अभी आपने पहले क्वेश्चन मुझसे पूछा था अबाउट माय रिलेशनशिप विद माय फादर। और मैं आपका पहला सवाल था वेयर डू आई बिलोंग फ्रॉम। तो एक मैंने अभी जब तुमने मुझे ये सवाल दिए तो मैं तैयारी करते वक्त मैं तुम्हारा पहला सवाल ये था वेयर डू आई बिलोंग फ्रॉम। तो मैंने थोड़ा बहुत ठट्टा के बारे में देखा, राइट। तो उसमें एक छोटी सी मैंने स्टोरी देखी विच काइंड ऑफ रेजोनेटेड, ये अभी की बात कर रहा हूँ आज सुबह की, दैट काइंड ऑफ रेजोनेटेड विद मी माई लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक दो चीज़ मैं आपको ठट्टा के बारे में बताना चाहूँगा। ठट्टा इज़ अ वेरी ओल्ड सिटी। आई थिंक if I'm not wrong, it's around 700 BC पुराना शहर। uh, Hindus used to call it as let me, I have written it down, sorry about that। तो basically Hindus used to call it Sarni Nagar। That was the time 332 BC, that is before Christ। Greeks first time called it Patala and then it became Nagar Thatta in the Mughal period। तो ये कैसे मुझसे रेजोनेट किया? बेसिकली ठट्टा में एक बड़ी मशहूर मस्जिद है शाहजहान मॉस्क। शाहजहान मॉस्क शाहजहान एम्परर पे नाम दिया हुआ है एंड इट वाज बिल्ट इन अराउंड 1647। 7 8 9 साल लगे थे हिस्ट्री में जो लिखा गया है। एंड शाहजहान बिल्ट दैट मॉस्क। उन्होंने कैसे बिल्ड की? बेसिकली शाहजहान वाज टेकिंग अ रेफ्यूज इन ठट्टा फ्रॉम हिज ओन फादर जहांगीर। सो एम्परर जहांगीर। और जब उन्होंने वो टाइम वहाँ ठट्टा में गुजारा तो वो शायद बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हुए थे विद द पीपल ऑफ ठट्टा। दे वर वेरी काइंड ऑफ लविंग काइंड ऑफ पीपल। उन्होंने उनको बहुत यू नो बहुत अच्छा हॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट दिया उनको। तो वो काफ़ी शायद मोटिवेट हुए थे। तो उन्होंने ये अपनी शाहजहान मस्जिद उन लोगों का थैंकफुल होने से उन्होंने बिल्ड की थी। शाहजहान मस्जिद में एक आपको बात बताऊं, उसमें मोस्ट इलॉबरेटिव टाइल वर्क का भी काम हुआ हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इलॉबरेटिव टाइल वर्क डन इन साउथ एशिया। और उसमें तकरीबन 93 गुंबद, जिसको बोलते हैं ना गुंबद, 93 गुंबद उसमें शाहजहान मॉस्क में बने हुए हैं। कुछ मिथ्स हैं शाहजहां मॉस्क के बारे में। वन ऑफ द मिथ है कि उसमें 100 गुंबद है। आज तक कोई काउंट नहीं कर सका। जो भी काउंट करता है ऊपर नीचे 99 काउंट करता है या इधर उधर डिफरेंट काउंट करता है। एक ये मिथ। दूसरा एक्चुअल जो मिथ है प्लस स्लैश हिस्ट्री भी है कि शाहजहां मॉस्क का जो गुंबद था वो अलाइनमेंट उसकी मक्का से सही नहीं थी। तो तकरीबन एक सेंचुरी बाद एक सेंट थे, लेट मी जस्ट रिकॉल हिज नेम। हिज नेम वाज मखदूम नूह। बोला जाता है कि उन सेंट ने दुआ की अल्लाह से और उसकी अलाइनमेंट ठीक हुई। मैं बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस तरीके का बंदा नहीं हूँ, बट ये क्योंकि हिस्ट्री में एक लिखा गया है तो ऑब्वियसली तो अगेन बोलने का मकसद ये है कि उनकी, इवन तो मैं सुपरस्टिशियस बंदा नहीं हूँ लेकिन मैं दुआओं की ताकत को बहुत क्लोजली जानता हूँ। जहाँ से मैंने आपको बताया कि उनके फादर से वो शाहजहां ने रिबेल करके और रेफ्यूज लेके उन्होंने ठट्टा में पनाह ली थी और ये बनाई थी। फिर 100 साल बाद तकरीबन ये पता चला कि उसका गुम्बद जो था वो मक्का से उसकी अलाइनमेंट सही नहीं थी। एंड दिस सेंट प्रेड फॉर इट और ऑब्वियसली फॉर जिस तरीके से भी उसकी अलाइनमेंट ठीक हुई। तो इस दुआ का रोल मैं अपनी यहाँ पर अम्मी का जिक्र करना चाहूँगा कि उनकी दुआओं का रोल मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया है। और माँ की वाकई दुआ में इतनी ताकत है कि आपकी पाथ्स को अलाइन कर दे। तो एडवाइस फिर साथ साथ इसको मैं आपके लास्ट क्वेश्चन से जोड़ना चाहूँगा अबाउट एडवाइस। सो बी क्लोज टू योर पेरेंट्स। आई नो कभी कभी वो क्लोजनेस कभी कभी इंसान के लिए डिफिकल्ट होता है शो करना, बट
दिल में हमेशा उनके लिए मोहब्बत रखें और बैठें उनके साथ और टाइम गुजारें और उनसे डिस्कस करें और उनकी हेल्प लें, बिकॉज दे आर योर बिगेस्ट वेल विशर्स। और दैट्स व्हाट आई विल माय एंड माय स्पीच एंड दिस पॉडकास्ट ऑन, कि बिल्कुल अपने पेरेंट्स से क्लोज रहें और उनसे हेल्प लें। दे आर गोइंग टू हेल्प यू। और अपनी माँ की हमेशा दुआ लें, बिकॉज माँ की दुआ में बहुत ज़्यादा ताकत है। काफ़ी मेरे पर्सनली, क्योंकि मैं अपनी बात करूँगा, मेरे काफ़ी मसले आसान हो गए, मेरे काफ़ी बंद दरवाजे खुल गए। सो दीज आर ऑल रियलिटीज़। ये बोलने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि आई फेल्ट इट माई सेल्फ। तो वाकई माँ की दुआ में इतनी ताकत होती है। और हमेशा अपने पेरेंट्स को क्लोज रखें और बस दैट्स इट, एंड ऑलवेज बी होपफुल। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज हमारा ये 10th पॉडकास्ट कंप्लीट हुआ। वंस अगेन थैंक्स टू डॉक्टर अवैस कुरैशी साहब कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। और आई होप कि आपने काफ़ी सारी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनी होगी और बहुत सारे लोग जो डीमोटिवेट थे वो उन्होंने मोटिवेशन ली होगी। तो इसी के साथ हम ये अपना 10th पॉडकास्ट कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।